that it is another very important clause that is a paid up capital and reserve requirement which is covered under section 11. तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को नोट डाउन करते जाइए. सेक्शन 11 जो है वो डील करता है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट के साथ. 22 डील करता है लाइसेंसिंग के साथ. ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई है. तो इन चीजों को नोट करते जाइएगा. Further, it is related to any company that wants to commence banking business must comply with these requirements. यानी कि लाइसेंस जब दिया जाता है ना तो कैपिटल की क्लोज तो रहती है. तो ये रिक्वायरमेंट्स के साथ फुलफिल आपको करना होगा. एंड अमाउंट स्टिपुलेटेड हैव रेफरेंसेस टू द प्लेस ऑफ बिजनेस. प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से यहां पर आपको कितना कैपिटल को मेंटेन करना उसके बारे में बताया गया. प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है कोई भी ऑफिस, कोई भी सब ऑफिस, कोई भी पे ऑफिस या फिर कोई भी प्लेस जहां पर डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जहां पर चेक्स को कैश किया जा रहा है एंड जहां पर लेंडिंग की जा रही है. दैट इज बेसिकली द प्लेस ऑफ बिजनेस. वेदर इट इज अ प्रिंसिपल ऑफिस, वेदर इट इज अ सब ऑफिस, वेदर इट इज अ ब्रांच ऑफिस, वेदर इट इज अ एक्सटेंशन काउंटर, ऑल आर मेंट टू बी व्हाट? ऑल आर मेंट टू बी द प्लेस ऑफ बिजनेस. सभी को प्लेस ऑफ बिजनेस कहा जाता है. एंड इन केस अगर कोई डिस्प्यूट रहता है रिलेटेड टू द कैपिटल कि हमारी तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी थी, ठीक है, तो उसके केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन लेगा. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा. उसके ऊपर कुछ भी बात नहीं चलेगी. आप उसको किसी भी तरह के कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते. ओके. एंड फर्दर रिलेटेड टू फॉरेन बैंक्स, अब ध्यान से समझ लीजिए. अगर फॉरेन बैंक किसको कहते हैं? जहां पर जो बैंकिंग कंपनी है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि हेडक्वार्टर्स है आउटसाइड इंडिया बट इट इज ऑपरेटिंग इन इंडिया, but it is operating in India, has to deposit and keep deposit with the Reserve Bank of India an amount of 15 lakhs if it has a place and अगर तो यहाँ पर अगर और कोई places है, normal places हैं other than the मुंबई और कोलकाता, मुंबई और कोलकाता से अलग अगर कोई और प्लेस पर जगह पर बिजनेस है तो इनको 15 लाख रुपए की कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन अगर यहाँ पर इनका ऑफिस जो है मुंबई या कोलकाता या फिर दोनों में है, उसके केस में इनको 20 लाख रुपीज की कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा. एंड जो अमाउंट है वो या तो कैश की फॉर्म में रखा जाएगा, कैश की फॉर्म में रखा जाएगा, या फिर अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखा जाएगा, या फिर दोनों में कुछ कुछ पार्शियल अमाउंट जो है वो रखा जा सकता है. नाउ व्हाट इज द टर्म अनएंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज? अनएंकम्बर्ड मींस जिसके जो एंकम्बर्ड नहीं है, जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं किया गया, यानी कि विदाउट एनी चार्ज आपके पास पड़ी है. जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर मैंने उसके ऊपर कोई लोन नहीं लिया यानी कि वो फ्री ऑफ चार्ज है, उसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज क्रिएटेड नहीं है. अगर मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर लोन ले लिया तो वो क्या इनकम्बर्ड हो गई. अगर लोन ले नहीं रहा तो क्या होगी? अनइनकम्बर्ड हो गई. तो इसी तरह से यहां पर है कि जो सिक्योरिटीज है उनके बेस पर भी हम कर सकते हैं, ये कैपिटल को मेंटेन कर सकते हैं. जो 20 लाख रुपए मेंटेन करने यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो यहां पर मेंटेन कर सकते हैं. लेकिन यहां पर जो ये आप मेंटेन कर रहे हैं, रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में होगा, या फिर कैश की फॉर्म में होगा, या पार्टली आप यहां पर इसे मेंटेन कर सकते हैं. एंड अमाउंट ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, यानी कि आपने अपनी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्क्लोज किया है उसके हिसाब से आपको 20% ऑफ द प्रॉफिट, जो भी आपका बिजनेस इंडिया में ट्रांजैक्ट हुआ है वहां पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबमिट की होगी. ठीक है, सेक्शन 29 के अंदर. अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट आपने अकाउंट जमा किया है उसमें जो आपका नेट प्रॉफिट था उसका 20% आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा रिजर्व बैंक के पास. एंड फर्दर जो आपने ये 20% डिपॉजिट जमा किया है ये आप कैश की फॉर्म में या फिर सिक्योरिटीज की फॉर्म में कर सकते हैं. एंड फर्दर दीज कैन बी रिप्लेस्ड. मान लीजिए अगर आप किसी सिक्योरिटी को रिप्लेस करना चाहते हैं, कैश के साथ कैश को रिप्लेस करना चाहते हैं सिक्योरिटी के साथ, या फिर सिक्योरिटी को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी नई सिक्योरिटी के साथ, तो आपको वो अलाउड है. लेकिन आपको ऐसा अमाउंट जो है वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करना पड़ेगा. तो यहां पर अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई कोलकाता से लग गया तो 15 लाख, मुंबई कोलकाता में है तो 20 लाख, इसके अलावा 20% ऑफ द प्रॉफिट पर ईयर. ओके, दैट इज टू बी मेंटेन. एंड फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट कुड एग्जेम्प्ट एनी फॉरेन बैंक फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहां पर किसी भी बैंक को इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर सकती है, उसको यहां पर इस चंगुल से बचा सकती है कि आप मेंटेन मत करो. लेकिन किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के ऊपर, इस चीज के ऊपर कि इसके पास ऑलरेडी यहां पर एडिक्वेट रिसोर्सेज जो है, डिपॉजिट जो है वो अवेलेबल है. सिर्फ तभी और तभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसा कर पाएगी विद द रिकमेंडेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. And further,
ऑन सेसेशन ऑफ बिजनेस बाय एनी फॉरेन बैंक फॉर एनी रीजंस। मान लीजिए किसी भी कारण से जो फॉरेन बैंक है उसका बिजनेस इंडिया में खत्म हो जाता है, एंड फर्दर दीज डिपॉजिट्स फॉर्म द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो ये अल्टीमेटली जो डिपॉजिट आरबीआई के पास मेंटेन की जा रहे हैं, चाहे वो 15 लाख 20 लाख की बात करी हो, चाहे वो 20% ऑफ द प्रॉफिट्स की बात करी हो, ये बेसिकली है तो कंपनी के एसेट्स ही, ये है तो कंपनी के एसेट्स ही, एंड कंपनी के एसेट्स हैं तो डेफिनेटली यहां पर कंपनी के जो डिपॉजिट्स होंगे उनका पहला चार्ज होगा इसके ऊपर। जो कंपनी के डिपॉजिटर्स हैं इंडिया में उनका पहला चार्ज होगा इस इन फंड्स के ऊपर। देन इट इज रिलेटेड टू इंडियन बैंक्स। अब इंडियन बैंक्स के केस में, यानी कि वो बैंक जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, तो वहां पर मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है। अगर यहां पर हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन मोर देन वन स्टेट, यानी कि अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, एक पर्टिकुलर बैंक का बिजनेस जो है वो एक से ज्यादा स्टेट्स में है, जैसे मान लीजिए एसबीआई की बात कर लेते हैं, तो एसबीआई एक स्टेट में तो नहीं ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो उसके केस में 5 लाख रुपए की कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो मुंबई या कोलकाता या दोनों में है तो 10 लाख की कैपिटल को मेंटेन करना होगा। एंड फर्दर सेकंड क्या है, इफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इज ओनली इन वन स्टेट एंड डज नॉट इंक्लूड मुंबई और कोलकाता, यानी कि अगर प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में, मान लीजिए मैं पंजाब ग्रामीण बैंक की बात कर लेता हूं, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक की बात कर लेता हूं, अब ये स्टेट वाइज एक ही बैंक है, स्टेट वाइज एक ही बैंक है। अब यहां पर इनको अपना जो प्रिंसिपल और प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके लिए 1 लाख रुपए का इनको कैपिटल मेंटेन करना होगा, एंड बाकी प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए जो सेम डिस्ट्रिक्ट में जहां पर प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएटेड है उसके लिए 10,000, एंड जो बाकी आगे पीछे डिस्ट्रिक्ट है उनमें जो इनकी ब्रांचेस सिचुएटेड है उनके लिए 20,000 रुपीज फॉर ईच ऑफ द ब्रांच, ईच ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इनको यहां पर रखना पड़ेगा। एंड इन टोटल इनका जो कैपिटल है वो 5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट को समझ गया? तो पॉइंट इज कि आपकी जो ब्रांच है, आपका जो बैंक है वो एक ही स्टेट में, इट इज ऑपरेटिंग इन वन स्टेट ओनली, एंड फर्दर मान लीजिए ये मेरा यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब यहां पर जो यहां पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, इसके लिए 1 लाख रुपए मेंटेन करना होगा। एंड इस डिस्ट्रिक्ट में जो और ब्रांचेस है, लेट अस सपोज यहां पर 4 ब्रांचेस और है, तो इन ब्रांचेस के लिए 10,000 रुपीज फॉर ईच ब्रांच, एंड फर्दर बाहर मान लीजिए 63 ब्रांचेस हैं तो इनके लिए 20,000 पर ब्रांच, तो इनके लिए 20,000 पर ब्रांच, इसके साथ से मुझे कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड टोटल ऑफ द कैपिटल मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग रुपीज 5 लाख, इट नॉट बीइंग एक्सीडिंग रुपीज 5 लाख। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है। एंड फर्दर इफ द बैंक हैज ओनली वन प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर बैंक का सिर्फ और सिर्फ वन प्लेस ऑफ बिजनेस है, एंड द अमाउंट इज देन द अमाउंट इज लिमिटेड टू इन दैट केस रुपीज 50,000, तो अगर सिर्फ और सिर्फ वन प्लेस ऑफ बिजनेस है तो 50,000 पे सिर्फ कैपिटल मेंटेन करनी है। फॉर बैंकिंग कंपनीज कमेंसिंग बिजनेस आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जब से ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो यहां पर एप्लीकेबल हुआ है एंड बैंक जो है उसके बाद यहां पर शुरू हुआ है, तो उसके केस में जो मिनिमम कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, इवन अगर सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, दैट इज रुपीज 5 लाख, दैट इज रुपीज 5 lakh. Is it clear? And further, if place of business are in one state, अगर place जो है हमारा बिजनेस का एक ही स्टेट में है, लेकिन यहां पर आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो मुंबई या कलकत्ता में है, उसके केस में आपको प्रिंसिपल ऑफिस के लिए कितना मेंटेन करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफिस के लिए 5 लाख रुपए आपको मेंटेन करना पड़ेगा कैपिटल का, एंड फर्दर 25,000 फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड दीज सिटीज। तो इन सिटीज के अलावा जहां पर आपकी ब्रांचेस हैं आपको 25,000 पर प्लेस के हिसाब से, पर ब्रांच के हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा कैपिटल को, एंड जो आपके एग्रीगेट कैपिटल है दैट शैल नॉट बी एक्सीडिंग 10 लाख रुपीस। एग्रीगेट कैपिटल जो है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात जो समझ आती है, दैट इज रिलेटेड टू कि अगर मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई कलकत्ता में नहीं है, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई कलकत्ता में नहीं है तो 5 लाख रुपए कैपिटल है, अगर मुंबई कलकत्ता में है तो 10 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, दैट इज रिलेटेड टू इट। ओके, after that it is related to the ratio of the paid up capital, subscribed capital and the authorized capital। तो यहां पर जो पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल का जो रेशियो है दैट मस्ट बी बेसिकली इक्वल टू व्हाट, जो मेरे पास रेशियो है किसका फाइंड आउट करना मैंने, ऑथराइज्ड कैपिटल वर्सेस ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो बैंक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर पब्लिक से उठा सकता है, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल।
that is a maximum amount of the capital mentioned, that is a maximum amount of the capital जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशनड रहती है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो बैंक ने यहाँ पर उठाया होगा, ओके, पब्लिक से। एंड देन फर्दर इट इज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मान लीजिए कंपनी ने सोचा, बैंकिंग कंपनी ने सोचा, जैसे बैंक XYZ की बात कर लेते हैं, इन्होंने सोचा कि अपना आईपीओ निकालते हैं, इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल थी मान लीजिए 10,000 करोड़, ऑथराइज्ड कैपिटल थी 10,000 करोड़, एंड इन्होंने सोचा कि अभी हम 6,000 करोड़ का आईपीओ निकालते हैं, 6,000 करोड़ का आईपीओ निकालते हैं, तो उसके केस में ये होगी इशूड कैपिटल, दिस वुड बी फॉर्मिंग द इशूड कैपिटल। एंड फर्दर अब इसके लिए प्रोस्पेक्टस जारी करेंगे, प्रोस्पेक्टस के लिए लोगों की एप्लीकेशंस आएंगी जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब यहां पर जितने अमाउंट की आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं, दैट विल बी फॉर्मिंग द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसे क्या कहेंगे, दैट वुड बी द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एंड फर्दर अब इनमें से एक्चुअली जिनके पैसे आ जाएंगे, मान लीजिए हमने उसके बाद शेयर को अलॉट कर दिया, अब ये जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है ना, दैट कैन बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द इशूड कैपिटल। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है दैट कैन बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द इशूड कैपिटल, अगर इशूड कैपिटल से ज्यादा है तो उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं। एंड फर्दर जो सब्सक्राइब कैपिटल है दैट कैन बी लेसर देन और इक्वल टू द इशूड कैपिटल, तो उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं। अगर यहां पर कम है तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कहेंगे, इशूड कैपिटल से अगर कम है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। इज इट क्लियर? अब ये होगी सब्सक्राइब कैपिटल। अब उसके बाद क्या करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहां पर जो शेयर्स होते हैं उनको अलॉट कर देते हैं। जब एक बार शेयर्स अलॉट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स थे जब वो पैसा जमा करवा देंगे, दैट विल बी फॉर्मिंग योर पेड अप कैपिटल, तो वो आपकी पेड अप कैपिटल बन जाएगी। तो पेड अप कैपिटल कैन बी मैक्सिममली इक्वल टू दैट ऑफ द इशूड कैपिटल, ठीक है, दैट कैन बी मैक्सिममली इक्वल टू द इशूड कैपिटल, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। एंड इन तीनों की जो रेशियो कही गई है दैट मस्ट बी मिनिममली 4:2:1, 4:2:1, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल का जो पार्ट है दैट इज 4 पार्ट्स, 2 पार्ट्स ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल एंड 1 पार्ट ऑफ द पेड अप कैपिटल। दिस इज द मिनिमम रेशियो, दिस इज द मिनिमम रेशियो ओवर देयर, ओके।